नमस्कार साथियों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सेकंड ग्रेड साइंस में रसायन विज्ञान का टॉपिक ठोस अवस्था को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ हम ठोस अवस्था टॉपिक से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के माध्यम से अपने टॉपिक को देखेंगे। चलिए तो हम अपने प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिलिकॉन से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स हैं उनको देख लें। तो पहली टर्म्स हमें यहाँ पर दी हुई है अर्धचालक, जिसके लिए हम कहेंगे कि कोई भी पदार्थ अगर हमारे पास में है तो उस पदार्थ में से होकर धारा कैसे बहती है, वो पदार्थ धारा को किस तरह से प्रवाहित करता है या धारा के साथ उसका कैसा विद्युतीय व्यवहार है, इस आधार पर हम पदार्थों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा होगा चालक या कंडक्टर, यानी वो पदार्थ जिसमें से होकर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। दूसरा हमारा हो जाएगा कुचालक या इंसुलेटर, यानी वो जिनमें से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती। और तीसरे प्रकार के पदार्थ हमारे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, यानी वे पदार्थ जिनमें से लो टेम्परेचर पर धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता क्रमशः बढ़ती चली जाती है और कमरे के ताप पर ये अच्छे चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो अर्धचालक पदार्थ हैं, ये अर्धचालक पदार्थों की चालकता को बढ़ाने के लिए इनमें कुछ मिक्सिंग की जाती है, कुछ अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो इस आधार पर हमारे अर्धचालक फिर से दो तरह के हो सकते हैं। पहले तरह के अर्धचालक जिनको हम कहेंगे प्योर या नेज प्रकार के अर्धचालक, और दूसरे प्रकार के अर्धचालक जो हमारे डोपिंग या डोप्ड या मिश्रित अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार के अर्धचालक जिन्हें हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, इसमें हमारे पास में सिलिकॉन और जर्मोनियम जैसे एलिमेंट आते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अर्धचालक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वहीं इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए जब हम इस शुद्ध अर्धचालक में कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थ मिला देते हैं तो ये जो हमें नए सब्सटेंस प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहेंगे मिश्रित अर्धचालक। और ये मिश्रित अर्धचालक जो हैं इनकी चालकता का मान शुद्ध अर्धचालकों से अधिक हो जाता है। अब हम कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, इस आधार पर ये मिश्रित अर्धचालक फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं। यदि मिलाया गया पदार्थ 13वें वर्ग के सदस्य हैं, कौन से 13वें वर्ग के सदस्य हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि हैं, तो हम कहेंगे त्रिसंयोजी सदस्य अगर मिलाए गए हैं तो यहाँ पर हमें पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। वहीं अगर मिलाया गया पदार्थ 15वें वर्ग के सदस्य हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली के फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसे तत्व अगर हमारे इसमें मिलाए जाते हैं तो इस प्रकार बनने वाले अर्धचालकों को हम एन प्रकार का अर्धचालक कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे प्रश्न पूछा हुआ है अर्धचालक, तो हमने कहा वे पदार्थ जो कम ताप पर धारा को प्रवाहित नहीं करते, लेकिन तापमान बढ़ाने पर जिनमें धारा प्रवाहित होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब इसमें भी हमें पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है, यानी मिश्रण इसमें करना होगा, डोपिंग जिसको अपन बोलते हैं। और डोपिंग के लिए पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 13वें वर्ग के सदस्य मिलाने होंगे, यानी बोरॉन फैमिली का सदस्य हमें मिलाना होगा। और बोरॉन फैमिली को हम देखें तो इनके बाह्यतम कोश में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, यानी इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इनकी संयोजकता हो जाएगी 3। तो हमसे यही पूछा हुआ है किस संयोजकता वाले पदार्थों को हमें इसमें मिश्रित करना होगा। हम कहेंगे 3 संयोजकता वाले पदार्थों को इसमें मिलाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो देखिए हम लोगों ने कहा पी प्रकार का अर्धचालक, यानी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम शुद्ध अर्धचालक लेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इसमें हम 13वें वर्ग के सदस्य, कौन से 13वें वर्ग के सदस्य जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम आदि को अशुद्धि के रूप में मिला देंगे। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि इनका आवेश क्या रहेगा, तो ध्यान रहे ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में बन जाएगा, जहां हम कहेंगे कि पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं इनमें आवेश वाहक कण ये हमारे होल या छिद्र को माना जाता है, जिन्हें पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट हम कह देते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो किसी भी तरह का अर्धचालक, फिर चाहे वो पी प्रकार का हो या एन प्रकार का हो,
किसी भी तरह का अर्धचालक हो, इन पर कुल मिलाकर आवेश हमेशा कितना होता है, 0 होता है, यानी ये क्या है, हमारे उदासीन स्पीशीज हो जाती हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक है तो उसमें आवेश वाहक कण होगा होल। एन प्रकार का अर्धचालक अगर होता तो वहां पर आवेश वाहक कण हो जाते इलेक्ट्रॉन। याद रख सकते हैं हम, एन यानी नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्या होते हैं, वो आवेश वाहक कण होते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कण हो जाएंगे होल। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या, कि ओवरऑल चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो चाहे एन प्रकार का अर्धचालक हो, दोनों ही प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं वो टेक्निकली न्यूट्रल होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं पाया जाता, यानी वो उदासीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। अब देखिए, धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाना यानी हम कहेंगे कि धातुएं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की वजह से ये विद्युत की सुचालक होती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। तो आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो विद्युतीय गुण दर्शाता है, यानी कि जिसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है। तो हम कहेंगे CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड जो होता है, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, वो भी आपका क्या विद्युतीय गुण दर्शाता है, यानी चालकता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए, अब तो हमसे पूछा हुआ है ताप और विद्युत का अच्छा चालक यानी सुचालक पदार्थ कौन सा होता है। तो हम कहेंगे कि वे पदार्थ जिनमें आवेश वाहक कण उपस्थित होते हैं। कौन से कण, आवेश वाहक कण या चार्ज कैरिंग पार्टिकल उपस्थित होते हैं, वे सारे के सारे पदार्थ हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अच्छे चालकों की भांति व्यवहार करेंगे। अब आवेश वाहक कण जो हैं वो दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आवेश वाहक कण हमारे पास में आयन होंगे, या फिर आवेश वाहक कण हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ऐसे चालकों को हम धात्विक चालक कहेंगे। और वे पदार्थ जिनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं, यानी आयनिक ठोस जो होते हैं, वो पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलीन में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इनके अलावा हम कहेंगे कि भाई कोई और पदार्थ विद्युत का सुचालक नहीं होता। तो यहाँ हम ऑप्शन चेक करें, देखिए हीरा, हम जानते हैं हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप है और कैसा, सहसंयोजक प्रकार का ठोस है, जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से 4 सहसंयोजक बंध द्वारा चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होता है। तो यहाँ कार्बन के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन उपस्थित नहीं है, ये क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक हो जाता है, इंसुलेटर हो जाएगा। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की संरचना में हम ध्यान दें, ये क्या होता है, ये भी कार्बन का अपर रूप है, जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की संरचना में हम ध्यान दें तो यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाने में भाग नहीं लेता। तो ग्रेफाइट की संरचना में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट में क्या होती है, विद्युत की चालकता प्रदर्शित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम कहेंगे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है, लेकिन सभी सहसंयोजक ठोस जो विद्युत के कुचालक होते हैं, उनके अलावा ग्रेफाइट में एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है इसकी संरचना की वजह से, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन त्रिसंयोजी होता है और इसके पास में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर चालकता पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सहसंयोजक ठोस है। अब देखिए, सहसंयोजक ठोस या हम किसी भी तरह के जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों को अगर वर्गीकृत करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम करते हैं तो वहां पर उसको वर्गीकृत करने के हमारे 2 फंडामेंटल विशेष होते हैं। नंबर एक तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि वो कण कौन से हैं जिनसे यह ठोस मिलकर बना हुआ है, और दूसरा कि ये जो कण हैं इनके बीच में किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल पाया जाता है। अगर ये कण आपके अणु, परमाणु, आयन में से कोई हैं, तो बलों की उपस्थिति के आधार पर ये क्रमशः हमारे आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस या धात्विक ठोस के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, हमसे सहसंयोजक ठोस पूछा हुआ है तो हम क्या कहेंगे
ये वह क्रिस्टलीय ठोस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण जो है वो परमाणु हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल पाया जा रहा है वो आकर्षण बल आपका सहसंयोजक बल होना चाहिए। कैसा बल होना चाहिए? सहसंयोजक बल होना चाहिए। तो अगर ये आपका सहसंयोजक बल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल परमाणु है, तो ऐसे ठोसों को अपन क्या कहेंगे? सहसंयोजक ठोस कह देते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम चेक करें। देखिए लोहा यानी कि आयरन, इसमें आपके क्या है? धातु परमाणु है, तो ये हमारे धात्विक ठोसों में काउंट किया जाएगा। ऐसे ही हीरा, हम जानते हैं हीरा जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है जिसमें कार्बन क्या है? परमाणु है और कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? कोवेलेंट सॉलिड या सहसंयोजक ठोस हो जाता है। कॉपर या तांबा, इसके लिए हम कहेंगे कॉपर धातु परमाणु है जिसके बीच में धात्विक बंध पाया जाता है, तो ये भी आपका धात्विक ठोस है। और सोडियम क्लोराइड, जहां पर सोडियम एनायन क्लोराइड एनायनों के साथ में आयनिक बंध द्वारा अटैच होता है, जालक संरचना यहाँ पर बन जाती है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? आयनिक ठोस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी हीरा जो है वो हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। और कैसा ठोस हो जाएगा? कोवेलेंट सॉलिड या सहसंयोजक ठोस हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या क्या होती है? तो देखिए हमें षटभुजीय सीमित पैकिंग यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP के बारे में सवाल पूछा हुआ है और हम जानते हैं HCP 3D संरचना अगर किसी धातु की है तो उसमें क्या होगा कि उसमें सबसे पहले आपके पास में एक हेक्सागोनल प्लेट होगी या एक हेक्सागोनल लेयर होगी जिसके सेंटर में एक एटम और इसके सराउंडिंग 6 एटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड लेयर जो होती है वो ट्रायंगुलर लेयर होती है जो यहाँ पर कुछ इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगी। तो पहली लेयर 1 और दूसरी लेयर 2। इसके बाद में फिर से जो तीसरी लेयर होती है वो हेक्सागोनल या षटभुजीय आपकी हो जाएगी। तो अगर ये हेक्सागोनल है तो यहाँ पर हमारा अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? 1-2-1-2 प्रकार का अरेंजमेंट हो जाएगा, जहाँ पर अगर हम किसी पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या को देखें तो समन्वय संख्या ये हमारी होती है द नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल, द नंबर ऑफ नियरेस्ट या क्लोजेस्ट पार्टिकल जिसको अपन बोलते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? समन्वय संख्या कहेंगे। और HCP 3D में अगर हम देखें तो किसी भी पार्टिकल की समन्वय संख्या मैक्सिमम कितनी? 12 तक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चेक करें, देखिए यहाँ पर जो सेंटर में प्रेजेंट पार्टिकल है ये अपने नियर बाई 6 पार्टिकल से एसोसिएटेड होगा। इसके दूसरी तरफ यहाँ पर 3 ट्रायंगुलर पार्टिकल हैं। ऐसे ही अगर इसके ऊपर भी हम देखें तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी AB प्रकार की जो स्ट्रक्चर है 1-2-1-2-1-2 प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 ट्रायंगल के कॉर्नर, 3 दूसरे ट्रायंगल के कॉर्नर और 6 हमारे किसके? हेक्सागोनल के कॉर्नर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक पार्टिकल को टोटल मिलाकर 12 पार्टिकल नियर बाई अटैच्ड होते हैं। इस वजह से इसका क्लोज पैकिंग का समन्वय नंबर संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम चेक करें। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे होते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है कि भाई आयोडीन जो है, इस आयोडीन के बीच में किस प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है? तो देखिए हम चेक करें कि अगर हम आयोडीन का क्रिस्टल बनाएं तो आयोडीन हमारा क्या है? अधातु परमाणु है। आयोडीन कैसा है आपका? अधातु परमाणु है। अब इस आयोडीन का अणु अगर हम लें तो हम एक आयोडीन को दूसरे आयोडीन के साथ में जब बंध बनाएंगे तो ये हमारा सहसंयोजक बंध बनेगा और इस सहसंयोजक बंध से हमारी एक आयोडीन के अणु का निर्माण हो जाता है। तो अब ये जो आपका आयोडीन का अणु बना है ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय अणु है। और जब यह एक आयोडीन का अणु दूसरे आयोडीन के अणु के साथ या अन्य आयोडीन के अणुओं के साथ अरेंज होगा तो एक अध्रुवीय अणु का अन्य अध्रुवीय अणु के साथ में एक दुर्बल वैन डर वाल आकर्षण बल का निर्माण हो जाता है। तो जब हम कहें देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या इसका क्रिस्टलीय जालक का जो अवयवी कण है वो हमारा अणु है और अणुओं के बीच में आपस में कैसा दुर्बल बंध पाया जाता है या वैन डर वाल कैटेगरी का बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार के ठोसों को हम आणविक ठोस की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आणविक ठोस हो जाएगा, जिसमें हमारे लगने वाला बल कौन सा हो जाएगा? लंदन बल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का जो अणु है वो नॉन पोलर स्पीशीज है और अध्रुवीय स्पीशीज के मध्य लगने वाले वैन डर वाल बल को हम लंदन बल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कूलाम्बिक फोर्स हम जानते हैं ये विपरीत आवेशित आयनों के मध्य में लगेगा,
सहसंयोजक बंध जब हमारे एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बंध बनाता है तो इसको हम सहसंयोजक बॉन्ड बोलेंगे। और द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया ये तब होगी जब ये हमारा अणु पोलर मॉलिक्यूल होता है या ध्रुवीय स्पीशीज होता है। चूंकि इस पर किसी तरह का कोई आवेश प्रेरित नहीं होता क्योंकि दोनों ही परमाणु समान विद्युत ऋणता वाले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आयन के खाली स्थान को घेर लेता है तब कौन सा दोष होता है? तो देखिए हमसे पूछा हुआ है रवा, हम कहेंगे कि रवा यानी आपके हो जाता है क्रिस्टल सॉलिड यानी क्रिस्टलीय जालक। तो क्रिस्टलीय जालक में जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आयन के खाली स्थान को घेर लेता है, तो जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास में कोई क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर है जिसमें धनायन और ऋणायन ऑल्टरनेटिव क्रम में एक के बाद एक अगर व्यवस्थित होते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास में कैटायन और यहाँ हमारे पास में एनायन है। जैसे हम कुछ स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें तो धनायन और ऋणायन जो है वो हमारे अगर ऑल्टरनेटिव हैं, तो अगर कोई एनायन जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये एनायन अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टलीय जालक से बाहर चला जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी या विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होगा कि किसी मेटल का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इस एनायन की जगह पर आकर फिट हो जाता है। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, धनायन और ऋणायन दोनों का आवेश समान बना रहेगा, लेकिन ये एक ऋणायन जो है वो क्रिस्टलीय जालक से बाहर चला जाता है तो क्रिस्टलीय जालक में क्या आ जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो दोष है वो हमारी देखिए हम क्या हुआ, कुल मिलाकर धातु धनायन की अधिकता हो गई और अधातु ऋणायन की यहाँ पर कमी हो जाती है। तो इस तरह का जो दोष है उसको हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष, जिसमें धातु धनायन की अधिकता हो जाती है। और इस दोष की वजह से क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्रिस्टलीय जालक की संरचना में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह ऊर्जा पाकर क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट यानी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। अगर यह शिफ्टिंग विजिबल रेंज की लाइट की वजह से होती है, दृश्य क्षेत्र के प्रकाश की वजह से होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण यह क्रिस्टलीय जालक जो है उसका कोई ना कोई रंग दिखाई देता है। और रंग दिखाई देने के लिए जर्मन में जो एक लेटर इस्तेमाल किया जाता है, जो वर्ड होता है उसको अपन बोलते हैं फेब्रिजिनेशन। क्या बोलते हैं उसे, फेब्रिजिनेशन। और उसी के नाम से इस इलेक्ट्रॉन को हम कह देते हैं एफ सेंटर या एफ केंद्र। तो हम कहेंगे कि भाई कौन सा दोष इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से आ जाता है, तो उस दोष को हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष। और ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम कह देते हैं एफ केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो देखिए जर्मेनियम आपको दिया हुआ है और हम जानते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम ये आपके क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक बनाने के काम आएंगे। अब हम इनमें डोपिंग जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, देखिए पंच संयोजी अशुद्धि यानी हम नाइट्रोजन फैमिली का जो मेंबर है, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य को इसमें मिला रहे हैं। जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को अगर हम इसमें मिलाते हैं तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को मिलाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। भाई देखो आप सिलिकॉन जो है उसके वैलेंसी शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आर्सेनिक के वैलेंसी शेल में अगर हम देखें तो यहाँ इसके पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन तो नियर बाई 4 सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे और 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि आर्सेनिक को इंट्रोड्यूस करने की वजह से इस दिए गए क्रिस्टलीय जालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। किसकी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज, हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चार्ज कैरिंग पार्टिकल हो जाते हैं, आवेश वाहक कण हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका ये जो अर्धचालक है उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज कैरिंग पार्टिकल हैं, इसीलिए इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन प्रकार का अर्धचालक कह देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ध्यान दें, मैंने कहा चार्ज कैरिंग पार्टिकल आपके नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये क्रिस्टलीय जालक जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। क्रिस्टलीय जालक तो आपका उदासीन बना रहेगा, लेकिन आवेश वाहक कण कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आवेश वाहक कण आपके हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी
ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित हो जाता है। तो यह जालक दोष कौन सा है? देखिए हमने कहा दैट हमारे पास में मान लीजिए धनायन A+ और ऋणायन B- के अल्टरनेटिव क्रम में अरेंज होने से कुछ इस प्रकार का क्रिस्टलीय जालक बन जाता है। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलीय जालक बना हुआ है, इस क्रिस्टलीय जालक की स्ट्रक्चर से क्या हुआ कि हमसे बताया गया कि कभी कभी धनायन ये जो क्रिस्टलीय जालक में अपनी प्लेस है, अपना जो जगह है, उस जगह को छोड़ करके नियर बाई ये जो इंटरलैटिस डिस्टेंस है, अंतर जालक अवकाश है, इस अंतरजालक अवकाश में कहीं फिट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए धनायन A+ अपनी जगह छोड़कर यहाँ अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है, तो क्रिस्टलीय जालक तो विद्युत उदासीन रहेगा, लेकिन यह जालक कहाँ चला गया? अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है। इस तरह के दोषों को हम क्या कहेंगे? आयनिक क्रिस्टल में ये प्रकार का दोष जो है वो आपका कहलाता है फ्रैंकल दोष कहलाता है। अगर यही आयनिक की जगह आपका कोवेलेंट सॉलिड होता तो इस प्रकार के दोष को हम अंतराकाशीय दोष कह देते। तो यहाँ देखिए हमसे कहा है दैट धनायन जालक स्थल छोड़कर चला जाता है अंतराकाशीय स्थिति में, तो ये दोष आपका क्या कहलाएगा? फ्रैंकल दोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको क्रिस्टलीय जालक धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है, आयनिक जालक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, क्रिस्टलीय एकक कोष्टिका की कौन सी बिंदुक त्रुटि, यानी आपको किसी पॉइंट दोष को, पॉइंट डिफेक्ट को ढूंढना है जिससे क्या हो रहा है? ठोसों के घनत्व परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए शॉर्ट की त्रुटि हम कहेंगे दैट इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैसे? जैसे हमने कहा कि हमारे पास में कोई आयनिक क्रिस्टल है जो कैटायन A+ एनायन B- से मिलकर बना हुआ है, और इसका जो अरेंजमेंट हुआ है उस अरेंजमेंट की वजह से मान लीजिए कि इसका अगर हम डेंसिटी निकालें, घनत्व अगर ज्ञात करें, तो इसका कोई घनत्व हमारे पास में आ जाता है D। अब जब यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट होगा तो पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष के कारण क्या होगा? कोई धनायन क्रिस्टलीय जालक से अपना स्थान छोड़कर चला जाता है, ये क्रिस्टलीय जालक से बाहर निकल गया। तो उदासीनता बनाए रखने के लिए कहीं कोई ऋणायन भी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टलीय जालक को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, कुल मिलाकर एक धनायन और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, यानी एक यूनिट AB की यहाँ से कमी हो जाती है। तो जब धनायन और ऋणायन जाएंगे तो ओवरऑल क्रिस्टलीय जालक का मास यानी द्रव्यमान में कमी आएगी, आयतन तो कांस्टेंट रहता है, और आयतन अगर कांस्टेंट रहेगा तो घनत्व के मान में कमी आ जाती है। और इस प्रकार की दोष जिसमें धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टलीय जालक से मुक्त हो जाते हैं, इस दोष को हम कहेंगे शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी त्रुटि। तो हम क्या कह सकते हैं? दैट ठोसों का घनत्व बदल जाता है, बदलने का मीन्स ठोसों का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं, ऋणायनिक रिक्ति कैसे बनेंगी कि कोई ऋणायन B- जो है वो क्रिस्टलीय जालक में अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाए, और उसको काउंटर करने के लिए, ऋणावेश को काउंटर करने के लिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पर आ जाए, तब ये त्रुटि क्या कहलाती है? तो हम इस त्रुटि को कहेंगे F केंद्रीय धातु आधिक्य दोष। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो उस क्रिस्टलीय जालक के विशिष्ट रंग के लिए जिम्मेदार हो जाता है, और इस रंग से हम इस शब्द को कहेंगे फेब्रिजिनेशन, जो जर्मन भाषा का शब्द है, और उसका आंसर हमारा हो जाएगा एफ केंद्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, आद्यगणीय BCC और FCC के एक एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है? देखिए आद्यगणीय यानी आपसे सरल घनीय एकक कोष्टिका पूछी है, और हम जानते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण जो हैं वो केवल 8 कोनों पर पाए जाते हैं, और जहां एक कण का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8 भाग, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे हमारे पास में 1 पार्टिकल। ऐसे ही अगर हम BCC यानी काय केंद्रित घनीय जालक की बात करें, तो यहाँ पर अवयवी कण जो हैं वो 8 कोनों पर, और 8 कोनों के साथ साथ एक काय केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो 8 कोने और एक काय केंद्र यानी हम कहेंगे 8 × 1/8 भाग प्लस एक काय केंद्र का 100% कंट्रीब्यूशन होता है इस अवयवी कोष्टिका में, यानी कुल पार्टिकल हमारे पास में हो जाएंगे 2। ऐसे ही अगर हम FCC की बात करें, जिसको हम फलक केंद्रित घनीय जालक एकक कोष्टिका कहते हैं, तो इसमें हमारे कुल मिलाकर 8 कोनों पर अवयवी कण पाए जाते हैं,
प्लस 6 फलक केंद्रों पर अवयवी कण पाए जाते हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे एक कण के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 भाग, प्लस 6 फलक केंद्रों के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 पार्ट, यानी ओवरऑल आपके पास में 4 पार्टिकल यहाँ पर पाए जाएंगे। तो बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और सरल घनीय या आद्य घनीय एकक कोशिका में हमारे पास में 1 पार्टिकल हो जाएगा। तो हम कहेंगे दैट 1, 2 और 4 हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चेक करें, निम्न में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है। अब देखो आपसे पूछा हुआ है दैट आयनिक ठोसों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है। तो देखिए हम जानते हैं दैट आयनिक ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोसों का एक प्रकार है जिसमें हमारे अवयवी कण जो होंगे वो कैटायन A+ और एनायन B- होंगे, जो परस्पर किससे एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा या आयनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इनमें क्या होगा, देखिए ये ब्रिटल नेचर के यानी भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस हैं, इसलिए इनमें विषम दैशिकता पाई जाएगी। अन्योन्य क्रिया इनके बीच में कौन सी आयनिक इंटरेक्शन होती है, यानी अन्योन्य क्रिया अत्यधिक प्रबल होती है। और गलित अवस्था में जब हम इसको पिघला देते हैं, जैसे हमारा एक क्रिस्टलीय ठोस है, तो जब हम इसको हीट दे करके सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलने पर क्या होगा, यहाँ पर ये आयंस जो है वो मुक्त हो जाएंगे, कैटायन A+ और एनायन B- क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। इनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, और जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने पर ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की तरफ गति करना शुरू कर देंगे, जहां धनायन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और ऋणायन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगा, यानी विद्युत की चालकता हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, दैट गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान होता है। हम कहेंगे नहीं, अगर हम इसको मॉल्टन स्टेट में ले आए यानी पिघला दें, या फिर हम इसका जलीय विलयन बना दें या किसी विलायक में विलयन बना दें, तो उपस्थित आयनों के कारण यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो यहाँ से हमसे पूछा हुआ है कौन सा अभिलक्षण नहीं है, तो हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, हम कहेंगे गलित अवस्था में विद्युत चालकता का कम मान, यह इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम है। अब देखिए आपसे संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी आपसे पूछी हुई है, तो हम अलग अलग एकक कोशिकाओं के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का मान अगर याद रखें, तो हम कहेंगे दैट सामान्य घनीय एकक कोशिका के लिए पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो लगभग 52.4% होती है। वहीं बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी लगभग 68% यानी 68% होती है, और एफसीसी के लिए यह वैल्यू 74% होती है। तो अगर हम सही क्रम की बात करें तो हम देख रहे हैं एफसीसी में इसका मान अधिकतम, बीसीसी में उससे कम, और सामान्य घनीय एकक कोशिका में सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी बराबर किसी एकक कोशिका में या यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन डिवाइडेड बाई हम कहें एकक कोशिका का कुल आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन, और इसको अगर हम परसेंटेज में निकाल दें तो ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं दैट सामान्य घनीय एकक कोशिका जो है उसमें अवयवी कण केवल कुल आयतन का 52.4% पार्ट ही कवर कर पाते हैं, रिमेनिंग अबाउट 48% पार्ट जो है वो वेकेंट बना रहता है। वहीं एफसीसी या हम HCP3D की बात भी करें तो उनका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना 74% तक हो सकता है, अधिकतम 74% तक अवयवी कण क्रिस्टलीय एकक कोशिका में स्थान घेर लेते हैं, रिमेनिंग 26% तो यहाँ भी खाली ही बच जाएगा, और इस खाली स्थान को हम वॉइड या रिक्तिका के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न के लिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, HCP और BCC संरचनाओं में संकुलन क्षमता क्रमशः होती है। तो देखिए बीसीसी के लिए तो मैंने अभी अभी कहा आपको, बीसीसी के लिए संकुलन दक्षता आपकी हो जाएगी 68%। वहीं एचसीपी की अगर हम बात करें तो एचसीपी की संकुलन दक्षता ये 74% होती है। फिर चाहे आपका एफसीसी हो, इसकी भी संकुलन दक्षता कितनी होती है 74% ही होती है। तो हम कहेंगे दैट एचसीपी के लिए ये हो जाएगा 74% और बीसीसी के लिए कितना 68% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही
अगर सरल घनीय एकक कोष्टिका होती तो सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए यह परसेंटेज मात्र 52.4% यानी मिनिमम हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम क्रिस्टलीय जालकों के दोष की बात करें तो जैसे हमने कहा कि आयनिक क्रिस्टल है जहां पर धनायन A+ और B- हमारे क्रिस्टलीय जालक एकक कोष्टिका में व्यवस्थित हैं, तो इनके अरेंजमेंट को हम कुछ इस तरह से एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपके क्रिस्टलीय जालक अरेंजमेंट यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि धनायन और ऋणायन ऑल्टरनेटिव क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऊर्जा पाकर ये छोटे आकार के जो जनरली धनायन होते हैं वो धनायन अंतराकाशीय अवकाश में चले जाते हैं। तो ये अपनी जगह यहाँ से छोड़ देते हैं, इसकी जगह तो क्या बन जाएगी, वॉइड या रिक्तिका, और ये अंतराकाशीय अवकाश में जहाँ खाली जगह है वहां पर ये धनायन आपका जाकर के फिट हो जाता है, तो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है। इस प्रकार के दोष को अपन कहते हैं विस्थापन दोष। और अगर आयनिक ठोसों में हम बात करें तो ये आपका दोष कहलाएगा फ्रेंकल दोष कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये धनायन और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई ऋणायन दोनों ही क्रिस्टलीय जालक से बाहर निकल जाते, अंतराकाशीय अवकाश में नहीं जाए, क्रिस्टलीय जालक से बाहर निकल जाते, तब इस दोष को अपन कह देते हैं शॉटकी दोष, या जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टलीय जालक का घनत्व कम हो जाएगा। तीसरे प्रकार का दोष जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है, इसमें क्या होगा कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्रिस्टलीय जालक की जो स्टाइकियोमिति है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई यौगिक की स्टाइकियोमिति 1:1 है और वो हमेशा मेंटेन रहती है, चाहे फ्रेंकल दोष हो चाहे शॉटकी दोष हो। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि क्रिस्टलीय जालक में होने वाले परिवर्तन से या तो धनायन की मात्रा ज्यादा हो जाए या ऋणायन की मात्रा ज्यादा या कम रह जाए, तो उससे क्या स्टाइकियोमिति अगर चेंज हो जाती है तो ये जो हमारा दोष है वो कहलाएगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक तरह का दोष। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए हम कहेंगे कि धातु धनायन अपना स्थान छोड़कर, छोटे आकार के जो धातु धनायन होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय अवकाशों में चले जाते हैं, जिसे हम विस्थापन दोष या विस्थापन दोष का ही दूसरा नाम कौन सा, फ्रेंकल दोष कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? देखिए, अपमिश्रण या फिर हम कहें डोपिंग या फिर हम कहें मिश्रण या मिलाना, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में सोडियम क्लोराइड, हम एक एग्जाम्पल से इसको देखें तो हमारे पास में सोडियम क्लोराइड प्रकार का अगर क्रिस्टल है और इस सोडियम क्लोराइड प्रकार के क्रिस्टल में अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मान लीजिए मिला दें, कौन सी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि को अगर हम यहाँ मिला देते हैं, तो अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए हम जानते हैं स्ट्रोंशियम जो है वो क्षार मृदा धातु का धनायन होता है जो द्विधनावेशित होता है। तो जैसे एक स्ट्रोंशियम धनायन मान लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया, तो इस स्ट्रोंशियम धनायन को काउंटर करने के लिए यहाँ कितने होंगे, 2 क्लोराइड आयन लगे होंगे, लेकिन विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक धनायन की जगह क्या हो जाएगी, वेकेंट यहाँ पर हो जाएगी, एक धनायन की जगह आपको खाली रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब 2 सोडियम धनायन निकलेंगे और उन 2 सोडियम धनायन की जगह एक स्ट्रोंशियम धनायन आएगा, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक धनायन की जगह आपको खाली रिक्तिका देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का दोष यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो अपमिश्रण में हमने क्या किया कि समान गुणों वाले सोडियम क्लोराइड में कुछ मात्रा में हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया, और स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स करने से क्या होगा कि भाई एक स्ट्रोंशियम जो है वो 2 धातु धनायन सोडियम का आवेश न्यूट्रलाइज कर सकता है या उसके इक्विवेलेंट आवेश है, इसलिए एक सोडियम की जगह तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम धनायन आकर फिट हो जाएगा और दूसरा सोडियम धनायन की जगह क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी या रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह का जो दोष है वो दोष हमारा क्या कहलाएगा, शॉटकी दोष आपका कहलाता है, जिसमें क्या हुआ, धातु धनायन की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर हम देखें, निम्न में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो देखिए, घनत्व में कमी के लिए हमने कहा कि कोई धातु धनायन जो है वो अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टलीय आयन से बाहर चला जाता है। तो जब यह अपना स्थान छोड़कर बाहर जाएगा, ठीक है, तो जब धातु धनायन बाहर जाएगा और उसको काउंटर करने के लिए ऋणायन भी बाहर चला जाएगा, तो इस प्रकार का जो दोष है वो आपका क्या कहलाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से
कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस या फिर आपसे अमोर्फस सॉलिड पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे कि वे ठोस जिनके लिए, देखो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें तो हम कहेंगे कि वे ठोस जिनकी रेगुलर पैटर्न या नियमित व्यवस्था नहीं होती, प्लस सेकंड हम कहें कि जहां पर आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर यानी कि लघु परासी विन्यास देखने को मिलता है। ये ठोस जो समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, ये ठोस जिनका कोई निश्चित गलनांक बिंदु नहीं होता, यानी एक ताप परास पर ये ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रवस्था में बदलते हैं। तो इस तरह के जो ठोस हैं उनको अपन आभासी ठोस या स्यूडो सॉलिड भी कह देते हैं। ये सारे की सारे क्या एमोर्फस सॉलिड के ही अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनमें से अगर हम चेक करें तो देखें यहाँ पर जो हमारा क्वार्ट्ज कांच है वो आपका क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल हो जाता है। उसके अलावा ग्रेफाइट, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड, ये तीनों ही प्रकार के जो ठोस हैं वो हमारे क्रिस्टलीय जालक ठोसों में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है। तो देखिए सहसंयोजक क्रिस्टल के लिए हम कहेंगे कि वह प्रकार का ठोस जिसमें अवयवी कण हमारे अधातु परमाणु हों और अधातु परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार के जो ठोस हैं वो हमारे सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में या नेटवर्क सॉलिड के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिसमें हमारे कार्बन के एलोट्रॉप जैसे हीरा और ग्रेफाइट हमारे इसी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सहसंयोजक ठोसों का एग्जाम्पल पूछा हुआ है और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम एक एक करके चेक करें, जैसे सल्फर है, आयोडीन है, फास्फोरस है और सिलिकॉन कार्बाइड है। तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो आपका सिलिकॉन का कार्बन के साथ में बना हुआ कंपाउंड होता है। ठीक है, सिलिकॉन का कार्बन के साथ में बना हुआ कंपाउंड है, जहां हम कहेंगे बोथ सिलिकॉन और कार्बन दोनों की ही संयोजकता कितनी 4-4 होती है और यह एक सिलिकॉन 4 कार्बन एटम से और ऐसे ही एक कार्बन 4 सिलिकॉन एटम से बंधा हुआ होता है और इनके बीच में कैसा कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये जो हमारा होगा वो कैसा हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस हो जाएगा, जिसको अपन कार्बोरेंडम भी कह देते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कहें या कार्बोरेंडम कहें, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिसमें हमने ठोस अवस्था को देखा। नए लेक्चर में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।